Good evening, students. Myself, डॉक्टर अनिकेत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी, और स्वागत है आप सभी का हमारे FBLS कोर्स के सेकंड वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स की। तो जैसे हमने पहले वीडियो में लाइवलीहुड क्या होता है, रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, दूसरी बात इंडिकेटर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स इन इंडियन कंडीशन लाइवलीहुड में क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है उसके बारे में बात की है। तो अब इस वीडियो में हम पूरा फोकस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर कैमरा के नीचे कुछ टेक्स्ट ढक रहा था, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स के डेफिनेशन की, कंसेप्ट की। जैसे डेफिनेशन आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, क्या बताया है ALS में। ALS रेफर्स टू द सेट ऑफ, किन चीजों का सेट है ये, किन चीजों का समूह है, स्ट्रेटेजीज, एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेस that rural household use to make a living, primarily involving agricultural production but often supplemented by non-farm activities। आप समझ रहे होंगे डेफिनेशन को कि ALS मतलब होता है सेट, समूह, ऐसी चीजों का जहां पर कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ एक्टिविटीज, क्रियाकलाप और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया जाता है रूरल हाउसहोल्ड के द्वारा कि वो अपनी आजीविका को प्राप्त कर रहे हैं, अपने लिविंग के लिए जो भी जरूरती चीजें हैं उनको पा रहे हैं। लेकिन इसमें खासियत बताई गई है, इसमें खासियत ये बताई गई है कि प्राइमरीली इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर आपके बेस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर आपके सपोर्ट में, आप एग्रीकल्चर आपके फंडामेंटल में होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, उनका भी सपोर्ट्स हम अपने जीवन यापन के लिए कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में, कल की वीडियो में मैंने रूरल लाइवलीहुड की डेफिनेशन बताई थी, जहां पर मैंने कहा था कि रूरल लाइवलीहुड यहाँ पर जैसे बताया गया है कि एग्रीकल्चर के बेस माना गया है, वैसे रूरल लाइवलीहुड में एग्रीकल्चर का होना कंपलसरी नहीं है। विलेज में रहने वाले, रूरल एरिया में रहने वाले लोग जिस भी तरीके से अपने आजीविका, अपनी फंडामेंटल नीड, या अपने बाकी जो भी चीजें है, फंडामेंटल नीड मतलब फूड, फाइबर, शेल्टर, और इसके अलावा उनको हेल्थ, एजुकेशन और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो किसी भी बिजनेस से, किसी भी सोर्स से, किसी भी सर्विस से प्राप्त कर सकते हैं। बस वो ये है कि वो जो है रूरल एरिया में हो। लेकिन अब एग्रीकल्चर लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड से थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैसे है। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड में ये कंपल्शन आता है कि बेस में, प्लेटफॉर्म पर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ही होनी चाहिए, फार्मिंग होना ही चाहिए, और इसके अलावा आप उसके सपोर्ट में कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं। तो इसके स्कोप के बारे में हम क्या बताएंगे, यहाँ पर फार्मिंग होगी। ऑब्वियसली फार्मिंग हम जब भी बात करते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम्स वहां पर डिनोट होता है, लेकिन वह क्रॉपिंग या क्रॉपिंग सिस्टम तक ही फार्मिंग का कंसेप्ट लिमिटेड नहीं रह जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन की जितने भी ये आएंगे, मतलब प्राइमरी प्रोडक्शन के, तो सारे फार्मिंग में आते हैं। लाइवस्टॉक रेयरिंग, फिशरीज, और इसके अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है, रूरल एंटरप्राइजेस, जैसे मैंने कहा कि कल की क्लास में हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ बिजनेसेस हो, कॉबलर का बिजनेस हो, कोई सर्विस सेक्टर का हो, ये सारी चीजें उसके साथ जब जुड़ जाएंगी तब ये पार्ट होती है एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम का। अब इसमें मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम हमें बताता है कि जितने भी रूरल एरिया में नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कैपिटल है, कैपिटल कौन कौन सा मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ह्यूमन कैपिटल होता है, सोशल कैपिटल होता है, इकोनॉमिक कैपिटल होता है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों के साथ मार्केट और सर्विसेज, इन सब के बीच में इंटीग्रेशन का काम ये एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम करता है। मतलब रूरल लाइवलीहुड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, अलग अलग तरीके के कैपिटल, एसेट्स, मार्केट और सर्विसेज, इन सारी चीजों के बीच में इंटीग्रेशन का काम, इनको जोड़ने का काम ALS करता है। अब ALS का मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे सिलेबस में वो क्या है कि हमें ये चीजें जाननी है कि जो रूरल कम्युनिटीज है, रूरल पीपल है,
वो किस तरीके से अपनी बेसिक ज़रूरतें या फिर एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझना, ये हमारा एएलएस के स्टडी हम करेंगे, उसके बिहाइंड मेजर ऑब्जेक्टिव है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एएलएस। एएलएस के उद्देश्य क्या है, क्यों हमें इस चीज को अचीव करने की जरूरत है, तो सारे कारण इसमें बताए गए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। एग्रीकल्चर से जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ावा देना है, और उसी के साथ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम भी बढ़ेगी। तो प्रोडक्शन और इनकम बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाने की सलाह एएलएस में दी गई है, तो वहां पर आपको इम्प्रूव्ड या फिर हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज बोलेंगे, उनको अडॉप्ट करना है। जैसे इम्प्रूव्ड सीड हो गया, प्रॉपर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हो गया, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट हो गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज हो गया, और डाइवर्सिफिकेशन इनटू हाई वैल्यू क्रॉप्स, मतलब हम अपनी जो रेगुलर फसलें हैं उनके साथ कुछ हाई वैल्यू मतलब पैसे कमाने वाली फसलें भी लगाएं। मार्केट और उनका एक्सेस बढ़ाया जाए, और प्राइसिंग के लिए, फेयर प्राइसिंग के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म हो जहां पर किसानों को उनके प्रोडक्ट्स का अच्छा खासा मूल्य मिले। ये चीजें यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में बताई गई हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ रही है, तो उन सब के लिए पहले तो सफिशिएंट खाने की जरूरत है, फूड की जरूरत है, और फूड के साथ साथ हमें मतलब बस पेट भरने के लिए खाना नहीं चाहिए, तो जो भी ह्यूमन बॉडीज की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, और एंड नॉट ओनली ह्यूमन बॉडीज, हम जो भी एनिमल्स वगैरह डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, उन सब की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी हो जाए, इसलिए हमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्शंस करने हैं। तो इसलिए एएलएस के इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एएलएस में क्या चीजें बताई गई हैं, इंटीग्रेशन बताया गया है। किसका इंटीग्रेशन, जो क्रॉपिंग या जो फसलें हम उगाते हैं उनके साथ फार्मिंग सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स, जैसे मछली पालन हो गया, बैकयार्ड पोल्ट्री हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, किचन गार्डनिंग हो गया, और फलों के पौधे लगाना, फलोद्यान हो गया। इस तरीके के कई सारे इंटरप्राइजेस हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तब जाके हमें फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सिक्योर हमारी हो जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग रिसोर्स यूज इफिशियंसी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है या जो जो चीजें हम एज ए इनपुट अपने खेतों में लगा रहे हैं, अपने प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम में लगा रहे हैं, उनकी हाईएस्ट रिसोर्स यूज इफिशियंसी होनी चाहिए। मतलब द प्रोडक्शन शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू यूटिलाइजेशन ऑफ पर यूनिट इनपुट। हम जितना इनपुट लगाएंगे उसका मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कुछ भी इनपुट वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ये एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य अचीव करने के लिए क्या तरीके बताए गए हैं एएलएस में, कि एडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मीनिंग ये होता है कि एप्लीकेशन ऑफ ईच एंड एवरी इनपुट वेरी प्रिसाइजली एज पर देयर रिक्वायरमेंट इन प्रिसाइज इन रिकमेंडेड क्वांटिटी एट रिकमेंडेड प्लेसेस और स्पेसेस। तो इस तरीके से हर चीज का वहां पर प्रिसाइज मतलब हायर लेवल का यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसके लिए। और कुछ सिस्टम्स बताई गई है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हो गया, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो गया। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम जनरली मिनिमम टिलेज या फिर रेजिड्यू मेंटेन करना, इन तरीकों को, या फिर मॉइस्चर मैनेजमेंट, इन तरीकों को अपनाते हैं। और उसके साथ बताया गया है कि अच्छा खासा एक हमारे पास फैसिलिटी हो पोस्ट हार्वेस्ट, उसके लिए, स्टोरेज के लिए भी और प्रोसेसिंग के लिए भी, मतलब स्टोरेज की लॉसेस भी ना हो, और वहां पर हम पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग भी अपने प्रोडक्ट्स की कर पाए, जिसके कारण उसकी वैल्यू एडिशन बन जाए, बढ़ जाए। तो ये जो तरीके होते हैं वो यूज किए जाते हैं प्रमोटिंग रिसोर्स यूज इफिशियंसी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिल्डिंग रेजिलियंस टू रिस्क। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि रेजिलियंस क्या होता है। रेजिलियंस का मीनिंग ये है कि हमें पता है हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहे हैं या उसके सपोर्टिंग कुछ और अलग से बिजनेसेस कर रहे हैं, इंटरप्राइजेस हम रन करा रहे हैं, तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आएगी, नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं, कुछ दिक्कतें हो सकती है, उसके कारण हमारे सिस्टम का डैमेज होगा, लॉस होगा।
लेकिन उस लॉस के बाद हमारी सिस्टम खत्म नहीं होनी चाहिए, वो वहां से उभर के फिर से उठनी चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी फिर से अपने ओरिजिनल स्तर या फिर उससे भी ज्यादा वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो ये किस तरीके से चीजें आती है, ये जो डैमेज होता है एग्रीकल्चर में क्यों क्यों होता है? तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी चीजें बदल रही है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कभी हीट वेव्स चल रही है, कभी कोल्ड वेव्स चल रही है, कभी साइक्लोन्स चल रहे हैं, कभी फ्लड हो रहा है, कई सारे डिसीजेस एंड पेस्ट का अटैक हो रहा है, मार्केट फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, जिसके कारण अचानक से सडन प्राइस ड्रॉप्स हो जाते हैं कमोडिटी में, उनके कारण भी फार्मर्स को नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये नुकसान को फार्मर झेल पाए, उसमें वो क्षमता आ जाए कि नुकसान होने के बाद भी वो फिर से उठेगा और फिर से अपने जो भी हायर इनकम के लेवल्स है उसको अचीव कर पाएगा। तो उस तरीके का रेजिलियंस बिल्टअप होना, वो भी एक उद्देश्य है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम का। तो वहां पर इन्होंने सजेशन क्या दिए हैं कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। मतलब हमें पता है कि भाई इस किसी एरिया में बार ड्राउट आता है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहां पर क्या बताएगी? पहले तो आप वाटर कंजर्वेशन करो, वाटर हार्वेस्टिंग करो, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसे इरिगेशन सिस्टम्स का यूज करो। इस तरीके हर चीज के लिए हर जो थ्रेट्स हमारे यहाँ पर आएंगे, वहां पर साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च कर करके कुछ रिकमेंडेशंस करके रखे हैं, जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है। और हमें रेजिलियंस बढ़ाने के लिए या रिस्क को कम करने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, मतलब हमें प्रिडिक्शंस करने वेदर के समय से उसके प्रिडिक्शन के बारे में जानकारी आ जाए तो हम थोड़ा सा केयर कर सकें। तो इन चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। और रिजिलियंस बिल्डअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं बार बार उसके बारे में बात करूंगा, कि डाइवर्सिफाइड सोर्सेस ऑफ द इनकम। हमें इनकम के अलग अलग सोर्सेस रखने हैं, बस एक मेजर इंटरप्राइज के ऊपर, मेजर कंपोनेंट के ऊपर आपका एग्रीकल्चर का सिस्टम डिपेंड नहीं होना चाहिए। कई सारे हम सिस्टम्स को, हम कंपोनेंट्स हम इंक्लूड करेंगे तो वहां पर हमारी रिस्क कम हो जाती है। मान के चलो किसी एक कंपोनेंट में डैमेज हो गया किसी भी कारण, तो कोई ना कोई दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट हमें कुछ ना कुछ इनकम देता है, तो वहां से फार्मर की जो सर्वाइव होने की क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये सारे है, ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव में इन चीजों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। अब फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की मैंने डेफिनेशन पिछली बार भी बताई थी कि जो भी रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस हो, हम यूज कर रहे हैं अपने प्रेजेंट नीड को फुलफिल करने के लिए, उनको कुछ भी डैमेज नहीं होना चाहिए, ताकि वो सारे रिसोर्सेस एज सच बचे रहें आने वाले जनरेशन्स को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो इन रिसर्च जो रिसोर्सेस होता है, उनकी सस्टेनेबिलिटी की जब भी बात आती है, तो हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन के बारे में या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के बारे में सोचना होता है। तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी किस तरीके से पाई जा सकती है? हमें कंजर्वेशन करना है किस किस का, जो भी इस एनवायरमेंट के बाकी पार्ट है, जो इकोसिस्टम के बाकी पार्ट है, हर चीज जो सजीव है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, हर चीज की यहाँ पर केयर करनी है। और उस तरीके से केयर करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव के अंडर सजेशंस दिए हैं कि आपको कौन से प्रैक्टिसेस अपनाने चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, मिनिमम टिलेज हो गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हमें बस केमिकल्स के ऊपर निर्भरता नहीं रखनी है, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, कल्चरल, जितने सारे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट के जो रिकमेंडेशंस है उन सबको हमें फॉलो करना है। हमें वाटर कंजर्वेशन करना है, और इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी इन्हांसमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ये चीजें जो है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बताई गई है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज। जो भी रूरल कम्युनिटीज हैं, जो रूरल पीपल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ को हमें बढ़ाना है, उनको पावरफुल रखना है हमें। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनको एम्पावर करना मतलब उनकी पावर बढ़ाना। उसके लिए सबसे बेसिक रोल किसका है? उनको एजुकेशन और स्किल ऑफर किए जाए, एक अच्छा एजुकेशन मिले, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और उनका जो एक्सेस है कुछ बेसिक रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि लैंड रिसोर्स हो गया, क्रेडिट हो गया, मतलब खेती किसानी में आपको पता है कि पैसों की बहुत जरूरत होती है,
तो शुरू में किसान के पास पैसा नहीं होता है, ये मतलब बहुत ही नेचुरल कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में उसको फसल बोने के लिए, उगाने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, बाकी एंटरप्राइजेस को खड़ा करने के लिए शुरू में कुछ पैसा दिया जाए, जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, तो वो फैसिलिटी उसको प्रोवाइड की जाए। और इस तरीके से आगे चल के वो अपना बिजनेस को अपने अब यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर और अलाइड जितनी भी एक्टिविटीज वो कर रहा है उन सबको बिजनेस बोल रहा हूँ। तो इन सब बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। उसके बाद फार्मर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस तरीके के फार्मर्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जनरली कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मतलब कुछ फार्मर्स इकट्ठा आते हैं और अपना इकट्ठा आके अपने रिसोर्सेस शेयर करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो कोऑपरेटिव का एक तरीका हो गया। दूसरी बातें आती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। गवर्नमेंट कई सारी इसके लिए इनिशिएटिव्स ले रही है कि किसानों के छोटे छोटे ग्रुप बने, वो आपस में कॉमन गोल अचीव करने के लिए प्रयास करें, जिनको एपीओ भी बोला जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्चुअली छोटे होते हैं, 10, 12, 15 लोगों के, और एपीओ जो होते हैं थोड़ा सा लार्ज संख्या में किसान जब इकट्ठे आते हैं तो उसी के एपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बन जाते हैं। तो ये इनके माध्यम से जो भी किसानों की पावर है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एक किसान जो काम कर रहा है उसके पास पैसे कम है, उसके पास रिसोर्सेज कम है, तो वो कोई भी एक स्पेसिफिक बिजनेस, एग्रो बिजनेस ना चला सके। लेकिन वहीं पर जब अपने अपने रिसोर्सेस लेके, अपने अपने पैसे लेके, अपने लैंड लेके जब पुल सिस्टम में लोग इकट्ठा के काम करते हैं, तो क्या होता है, उनकी जो भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ती है, खर्च कम हो जाता है, और मार्केट एक्सेस और ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग वगैरह उसके लिए उनको उनकी हेल्प हो जाती है, और इस तरीके से उनकी, मैं बोल रहा हूँ कि एम्पावरमेंट हो जाती है। फिर सातवां ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की हम बार बार बात करेंगे। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है रिस्क मिनिमाइजेशन में। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैं फिर से एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि हम जो भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज अपने लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, उसमें कई सारी चीजों का सम्मिलित होना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम किसी एक बिजनेस के ऊपर डिपेंड ना रहें, हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके साथ 4-2 गाय पाल ले, 4-2 भैंसे पाल ले, बकरियां पाले, मुर्गी का करें, खेत तालाब में मछली पालन करें, उसके साथ कोई अलग से बिजनेस है, कोई कहीं पर सब्जी का मार्केट लगाना है, तो इस तरीके की भी सपोर्टिंग काम वहां पर हम करें। इसका मतलब एक से ज्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए जहां पर वो आपके इनकम में, आपके प्रोडक्शन में सपोर्ट करे, तो वो चीज होती है डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं, फिशरीज कर सकता है कोई, बी कीपिंग कर सकता है कोई, एग्रो प्रोसेसिंग का प्लांट इंस्टॉल कर सकता है, छोटे छोटे लेवल पर आटा बनाना, दलिया बनाना। तो ये सारी या फिर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो होती है, सर्विस सेक्टर हो गया, कोई छोटे मोटे तरीके के काम हो गए विलेज लेवल के, हैंडीक्राफ्ट्स के, हैंडलूम के, तो उस तरीके के काम किए जा सकते हैं इसमें। तो ये इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर होना जरूरी है, और उसी को प्रमोट करती है हमारी ALS। देन 8वां ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू एडिशन। कई बार हम देखते हैं कि प्रोडक्शन तो बहुत सारा होता है, लेकिन किसानों का मार्केट तक एक्सेस नहीं होता है। बीच में जो बिचौलिए या जो एजेंट्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उन्हीं को बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। तो किसानों का डायरेक्ट एक्सेस मार्केट को मिले, ताकि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो सीधा उन्हीं को मिले, प्रोड्यूसर को मिले। इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत होती है, वो सजेस्ट किए गए हैं ये 8वां ऑब्जेक्टिव मार्केट एक्सेस एंड वैल्यू एडिशन को अचीव करने के लिए। तो उसमें क्या क्या पता है, वैल्यू एडिशन का आपको पता है कि जो फार्म प्रोड्यूस हमारा निकलता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम प्रोसेसिंग करें या कुछ चीज ऐसी करें कि जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए, जो ओरिजिनल फॉर्म में पैदा हुआ था। मान के चलो कि कुछ टमाटर हमने खेत में पैदा किए, लेकिन टमाटर का रेट कई बार क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्शन होने पर गिरता है। तो उसकी वैल्यू एडिशन क्या हो गई, उसका सॉस बनाओ, उसका केचप बनाओ। तो इस तरीके से चीजें करके उनको प्रिजर्वेबल लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व भी किया जा सकती है, और उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसको, इसी चीज को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पर किसान क्या क्या कर सकता है,
मार्केट एक्सेस और वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फैसिलिटी किसानों को देना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स खोलना, मतलब मंडियाँ बनाना, छोटी छोटी मंडियाँ, मंडियों की संख्या बढ़ाना, छोटे छोटे टाउन में भी मंडियाँ बनाना, मतलब जैसे कुछ क्लस्टर विलेज, कुछ अगल बगल के 10-20 विलेजेस इकट्ठा मान के उनके लिए अलग से मंडियों का निर्माण कराना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे हम देखते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की कई सारी सर्विसेज चल रही है, उसी तरीके के कुछ इंटेंसिवली फॉर फार्मर्स कुछ ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म निर्माण करना, वहाँ पर किसानों को सीधा अपना प्रोडक्ट रखने की उस तरीके की फैसिलिटी होना। फिर किसान अपने एनजीओ हो या फिर जो एफपीओ हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इनके माध्यम से अपना अपना ब्रांडिंग बनाएं। अब ब्रांडिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि आजकल ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा चल रहा है। ऑर्गेनिक के नाम पर कई सारे किसान अपने एफपीओ बनाए हुए हैं और उन्होंने जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको अपने से अलग से ब्रांडिंग लिया है, उसका सर्टिफिकेशन कराते हैं और अपने लोग अपने ब्रांड के ऊपर उन चीज़ों को बेचते हैं, तो उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है। तो इस तरीके का एक अलग से ब्रांडिंग होना चाहिए। एक जियोग्राफिक इंडिकेशंस का सिस्टम आता है जिसको हम जियो टैगिंग बोलते हैं, मतलब जो जहाँ का प्रोडक्ट होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है कि वहाँ की कुछ चीज़, जैसे लखनऊ का आम फेमस है, तो लखनऊ के आम के नाम से ही उस चीज़ का ब्रांडिंग हो जाए, उस तरह उसकी सेलिंग हो जाए, तो उसके लिए उसको जियो टैगिंग करना, मतलब ये यही का प्रोडक्ट है, उसके लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होती है। उन सब चीज़ों को अडाप्ट करना वो बढ़ाता है मार्केट एक्सेस और वैल्यू एडिशन को, जहाँ से किसानों को फायदा मिल सके। और यहाँ इसके बाद 9th ऑब्जेक्टिव है ALS का, फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब किसानों को या फिर जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए हम ALS की बात कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट लेवल का या फिर नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज का सपोर्ट मिले, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाए और उस तरीके का एक इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट रखा जाए ताकि उनको क्या हो सके, उनको गवर्नमेंट स्कीमों का फायदा मिल सके। हम जानते हैं कि आजकल कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती है, किसानों को पता भी नहीं होता है कि किसके लिए, कौन से सेक्टर के लिए क्या चीज़ क्या स्कीम चल रही है, तो वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट स्कीमों का फायदा किसानों तक पहुंचाना या फिर स्टेक होल्डर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। एक्सटेंशन सर्विसेज का क्या मतलब होता है? प्रसार सेवाएं। जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, उसने प्रूव कर दिया कि चलो ये टेक्नोलॉजी या कोई वैरायटी डेवलप की, ये बहुत अच्छी है पर्टिकुलर किसी फसल की, लेकिन उसने डेवलप कर दिया और अपने लैब में ही रखी, तो उसका कुछ फायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर रोल होता है एक्सटेंशन सर्विसेज का। जिसने भी वो वैरायटी डेवलप की, उसकी वो जो भी अच्छी बातें हैं, उसका सीड है, वो किसानों के फील्ड तक पहुंचे, इसके लिए जो सिस्टम काम करता है उसको एक्सटेंशन सर्विसेज बोलते हैं। और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसको बढ़ावा देना, वो भी एक इसको अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक माध्यम हो सकता है। जैसे कि बीच में आया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग्स वगैरह, उसके लिए बहुत ही अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है, वो किसानों को कोई भी नुकसान या कोई भी चीटिंग किसानों के साथ न कर पाए, इसकी मॉनिटरिंग होनी ज़रूरी है। और अगर इस चीज़ों को अश्योर किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी लाइवलीहुड सिक्योरिटी को अचीव करने का बहुत अच्छा जरिया बन सकती है। देन 10th ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। अब तक 9 जो पहले ऑब्जेक्टिव हमने देखे हैं ALS के, उन सब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी चीजें बताई गई है उसके अंदर, वो सारी चीजें करेंगे तो अल्टीमेटली वी आर अचीविंग द इंक्रीमेंट, द इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ। ये 10th ऑब्जेक्टिव है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये जो पुराने जो पिछले वाले 9 ऑब्जेक्टिव है, इनको अचीव कर लिया तो ये 10th ऑब्जेक्टिव है, ये अपने आप ही अचीव हो जाएगा। तो इसको अचीव करने के लिए हम ALS की सेवाएं, ALS का यूज कर सकते हैं, या उसका थीम या उसका कंसेप्ट है उसी के लिए रखा गया है। अब क्वालिटी के इंडिकेटर्स क्या होते हैं रूरल एरिया में? क्वालिटी के जो एक हाई क्वालिटी लाइफ या फिर एक स्टैंडर्ड लाइफ हम जिसको बोलते हैं,
उसकी क्या क्वालिटीज होती है। तो पहली तो बात है कि उनकी जो फूड और न्यूट्रिशनल डिमांड्स होती है फैमिली मेंबर्स की, रूरल पीपल्स की, वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज, अच्छी एजुकेशन सर्विसेज, क्लीन वाटर, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। उनको एक रिक्रिएशन की फैसिलिटीज हो, खेलना कूदना, ये सारे मतलब जिनको हैप्पीनेस का फीलिंग लोगों के बीच में आ जाए। पुअर्टी कम होनी चाहिए। देन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और आपस में लोगों के बीच में कम्युनियल कम्युनल हारमोनी हम जिसको बोलते हैं, आपस में लोगों में अच्छे सलोखा सौख्य होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती है वो 10th ऑब्जेक्टिव में बताई गई है, और इसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली ALS विल हेल्प। अब यहाँ पर इस इमेज में, इस फिगर में स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स को दिखाया गया है। ये एक्चुअली क्या है, ALS ही है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम का ही एक इमेज फॉर्म है। अब यहाँ पर देख सकेंगे कि जैसे रूरल लाइवलीहुड है, मैं इसको ALS क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है या जो मेजर सपोर्टिंग यूनिट है वो एग्रीकल्चर है। तो ये रूरल लाइवलीहुड है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहले तो हम मतलब बॉर्डर लाइन पर देखेंगे कि एक एग्रीकल्चर कंपोनेंट हो गया। रूरल लाइवलीहुड को अच्छी तरीके से सिक्योर करने के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड कंपोनेंट हो गया। और इसका जब डाइवर्सिफिकेशन हम करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन के साथ आप यहाँ पर देखिए, फिर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, उसमें कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो गई। नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होगी उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फिर नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरीके की हम नॉन फार्म एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब जो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, जहां पर डैमेज होगा लेकिन कंट्रोलेबल रहेगा, या फिर उस तरीके का पूरा कोलैप्स, पूरा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से या वो सिस्टम भी प्रॉफिट में रहेगा, और जो भी रिसोर्सेस हैं उनका डिग्रेडेशन, डिटोरियोरेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सिस्टम बना जाएगा। और एक बार सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सिस्टम बन गया तो अल्टीमेटली ये स्किल एनहांसमेंट होगा, एजुकेशन होगा, वो चीजें बढ़ेंगी, और एक सेल्फ रिलायंट हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज, मतलब इंडिपेंडेंट, अपने खुद को सेल्फ सर्वाइव करने वाली, सेल्फ सफिशिएंट हाउस होल्ड और फैमिलीज वहां पर क्रिएट हो जाएगी। अल्टीमेटली इनकम और वो सारी चीजें बढ़ेगी। मतलब इस तरीके से ये सारा एक साइक्लिक मोड में ये चीजें काम करेगी। मतलब आप इसको फिर से समझिएगा, रूरल लाइवलीहुड के कंपोनेंट्स में मेजर रहेगा एग्रीकल्चर, उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके हम नॉन फार्म एक्टिविटीज, उसमें डाइवर्सिफिकेशन और चीजें करेंगे तो वो एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइवलीहुड हम अचीव कर पाएंगे। वहां से एजुकेशन या फिर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, जिस अच्छे जीवन स्तर की हम बात करते हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे। और वहां से एक सेल्फ सस्टेनेबल हाउस होल्ड की सिस्टम क्रिएट हो जाएगी, और इनकम और ये सारी चीजें अपने अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो ये सारे अंदर के इसमें ये कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि रूरल लाइवलीहुड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फिर हम इनको ALS के कंपोनेंट्स भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस है। और यहाँ एग्रीकल्चर, विद इन एग्रीकल्चर यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फार्मिंग, फिशिंग, रेजिंग लाइव स्टॉक, ये बस इंडिकेटिव है, इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं। और दूसरा, जब डाइवर्सिफिकेशन हम करते हैं किसके साथ, नॉन फार्म एक्टिविटीज के साथ, तो वहां पर ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ये प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन करना, टेलरिंग करना, ड्राइवर का काम करना, कुछ भी करना। आर्टिजन के वर्क आ गए इसमें, कुछ किसी के पास स्किल है तो लकड़ी के काम करना, कॉबलर के जूते बनाना, या उससे रिलेटेड पॉटरी का काम करना, इस तरीके के वर्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। पेंटिंग करना, दरवाजे बनाना। फिर आता है हंटिंग, गैदरिंग, मतलब जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं किसी प्रोडक्ट्स के, वहां से उनको सीधा गैदर करना, या फिर हम जिसको कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं उसको अपनाना। फिर वहां पर आता है ट्रेडिंग एंड हॉकिंग, मतलब ट्रेडिंग, बिजनेस करना, के व्यापार करना, किन चीज़ों का सेलिंग और वो चीज़ें। हॉकिंग में मतलब जगह जगह पर घूम घूम के जो ठेले लेके लोग चलते हैं, तो वो घूम घूम के अपने चीज़ों को बेचना। या फिर वेज लेबर भी इसमें इंक्लूड है। वेज लेबर के जैसे काम करना, मतलब दिहाड़ी मजदूरी करना, कोई कमीपन की बात नहीं है। यही एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का इंडिकेटर है कि जब तक अपने घर के काम है
तब तक किसान लोग अपने घर का काम करते हैं, और जब अपने घर के खत्म हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा अर्निंग पाने के लिए वो दूसरों के खेत में दूसरे के जो भी कंपोनेंट्स है या फिर कुछ ऐसी चीजें है जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वहां पर जाके अपना काम करते हैं, जहाँ से उनको एडिशनल इनकम मिलती है। तो ये सारा थीम जो है ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम के बारे में। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अप्रोचेस टू एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो पहले हमें समझना है अप्रोचेस का मीनिंग क्या होता है। अप्रोचेस का लिटरल हिंदी मीनिंग है पद्धतियां, उपाय, दृष्टिकोण। किस लिए? जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हम कौन सी पद्धतियां, कौन से मेथड्स अपना रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है अप्रोचेस। दैट मीन्स अप्रोचेस रेफर टू द मेथड्स, स्ट्रेटजीज और वेज ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से तरीके अपनाते हैं, कौन से मेथड्स अपनाते हैं, कौन से स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, तो इन सब के बारे में अप्रोचेस में बताया जाता है। अब उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है यहाँ पर? टू अचीव द एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिक्योरिटी। मतलब एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम के थ्रू हमें लाइवलीहुड सिक्योरिटी अचीव करनी है। तो वहां पर कई सारे अप्रोचेस बताए गए हैं कि कौन से मतलब कौन कौन से उपायों के द्वारा, कौन कौन से मेथोडोलॉजीज के द्वारा हम अपनी ALS का ऑब्जेक्टिव अचीव करें। तो वहां पर फर्स्ट अप्रोच बताया गया है फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। फार्मिंग सिस्टम अप्रोच में क्या, फार्मिंग सिस्टम की डिटेल डेफिनेशन और वो कंसेप्ट, उसके लिए एक स्पेशल टॉपिक ही इस सिलेबस में उसके इन डिटेल वहां पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं बस नट शेल में बता रहा हूँ कि फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है। कई सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है एग्रीकल्चर में, कई सारी चीजों का, कई सारे एंटरप्राइजेस का कॉम्बिनेशन हो गया, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, लाइवस्टॉक रेयरिंग, एक्वाकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, फिशरी और अन्य चीजें जो होती है उनका इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ से क्या होता है, फिर हमारा एक सिनर्जी मेंटेन होती है। मतलब हर कंपोनेंट जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता करता है, वहां से उसकी रिसोर्स यूज इफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब कम रिसोर्सेस में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं। कैसे होगा आगे बताएंगे हम, यहाँ पर बस इतना ही समझ लो कि प्रोडक्शन बढ़ता है, वहां पर इनकम बढ़ता है, आपका कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं जाता है। तो इस तरीके से आपकी ओवरऑल इनकम या ओवरऑल लाइवलीहुड सिक्योरिटी को अचीव करने में हम सफल होते हैं। तो बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे फार्मिंग सिस्टम अप्रोच को। दूसरा अप्रोच है लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच, जो हम बार बार बात कर रहे हैं। यही चीजें कई जगहों पर रिपीट होगी, बस हमें समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर किस तरीके से दिया जाएगा। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात यहाँ पर फिर से अप्रोचेस में भी आ गई, जैसे मैंने बताया है पहले भी कि एक तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के साथ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को शामिल किया जाए। यहाँ पर जैसे बताया है कि एग्रो प्रोसेसिंग, रूरल क्राफ्ट्समैनशिप या आर्टिजनरी वर्क्स, सर्विसेज, इस सेक्टर को बढ़ाया जाए। और विद इन एग्रीकल्चर भी एक के अलावा कई कंपोनेंट्स, मतलब हम क्रॉपिंग करें, हम लाइवस्टॉक रेयरिंग करें, हम फिशरी करें, ये सारी चीजों को वहां पर रखा जाए। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन जब होता है तो रिस्क कम होती है। जो भी मार्केट फ्लक्चुएशंस वगैरह जहां पर प्राइस ड्रॉप होने का प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर हमें किसी न किसी एंटरप्राइज से, किसी न किसी अपने कंपोनेंट से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो फार्मर इन नेगेटिव चीजों को, उन नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाता है। तीसरा अप्रोच है एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पर फिर बात आ गई सस्टेनेबिलिटी की। हमें हर प्रैक्टिस एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में एडॉप्ट करनी है। मतलब एनवायरमेंट का हर जो स्टेक होल्डर है, चाहे लिविंग बॉडीज हो चाहे नॉन लिविंग एंटिटीज हो, सबके लिए हमें केयर करनी है। ना तो सॉइल का डिग्रेडेशन हो, ना तो वाटर का पोल्यूशन हो, ना तो किसी माइक्रोफ्लोरा को, फाउना को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। इस तरीके से हम अपनी फार्मिंग, हम अपने प्रैक्टिसेस जो लाइवलीहुड में हम कंपोनेंट्स रखे हैं उनको प्ले करते रहे। और इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग वगैरह ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट अप्रोच है वैल्यू चेन डेवलपमेंट अप्रोच। और वैल्यू चेन में क्या आता है कि किसी भी चीज का एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन से लेके वो कंज्यूमर तक जिस तरीके से जाता है, मतलब प्रोडक्शन हो गया,
फिर वहां पर एक मिडिल मैन की लिंकेज रहे, मार्केट्स रहेंगे, मिडिल मैन की लिंकेज रहेगी, फिर सेलिंग होते होलसेलर, रिटेलर्स, इस तरीके के लिंक से होते होते कोई भी मटेरियल कंज्यूमर तक पहुंचता है, मतलब खाने वाले तक पहुंचता है। तो इसके बीच में जो भी चीजें आती है उस चीज को हम वैल्यू चेन बोलते हैं, और इसे एक अप्रोप्रिएट इसमें कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी एक अच्छा दाम हर चीज का मिले, और जो उसको कंज्यूम करना है, मतलब फाइनल यूटिलाइजेशन जो कर रहा है खाने वाला, उसको भी एक रीजनेबल प्राइसेस में ये सारी कमोडिटीज का सप्लाई हो। इन चीजों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो उसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग का प्रोसेसिंग मतलब वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग करना, पैकेजिंग करना, मार्केट लिंकेज, चाहे फिजिकल मार्केट हो, मंडी वगैरह जो चीजें मैंने बताई थी, या फिर ई प्लेटफॉर्म के सहारे मार्केटिंग करना, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वैल्यू चेन डेवलपमेंट अप्रोच को सजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट अप्रोच है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेस हमारे कौन से होते हैं, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, इन सब के कंजर्वेशन के बारे में हमें सोचना है, किसी भी हाल में डिप्लीट नहीं होने देना है, सॉइल की फर्टिलिटी को हमें डिप्लीट नहीं होने देना है, वाटर में पोल्यूशन नहीं होने देना है, वाटर का लॉस नहीं होने देना है, और हर चीज के लिए अपने अपने तरीके हैं, वाटर शेयर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह वो जो चीजें होती हैं, या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना, इसमें जो चीजें आती है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जो कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल डिसीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल विल्ड कंट्रोल, कल्चरल मैकेनिकल प्रैक्टिसेस, तो ये सारे हर चीज में जो खेती किसानी में जो इंटीग्रेटेड अप्रोच हम रखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो उस तरीके से रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें विदाउट एक्सप्लॉयटेशन, उनका निचोड़ नहीं करना है, उनकी क्वालिटी खराब नहीं करनी है, उनका डिग्रेडेशन नहीं होने देना है, और उनका हमें यूटिलाइजेशन भी करना है। तो इन तरीकों को रखा गया है इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच में। फिर नेक्स्ट अप्रोच आता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच। अब क्लाइमेट स्मार्ट में ये कंसेप्ट क्यों रखा गया है, हमें पता है कि आजकल क्लाइमेट के काफी सारे पहले से भी रहे हैं और आजकल तो ज्यादा बड़े हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके के फिनोमिनास हो रहे हैं, जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत ज्यादा लॉसेस के, डैमेज के चांसेस हैं। तो ये सारे बदलती जलवायु परिस्थितियों में हमारी सिस्टम किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को एक बैलेंस मोड में जारी रखें, वहां पर हमारा लॉस ना हो जाए, और अगर लॉस होता भी है कुछ चीजों का, तो हमारा सिस्टम वहां से कोलैप्स ना होते हुए फिर से ऊपर उठे। इनके लिए जो भी अप्रोचेस कंसिडर किए गए हैं उनको बोला गया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच। अब वहां पर क्या चीजें बताई गई है कि इनहांस रेजिलियंस, मतलब डैमेज कंट्रोल के लिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो कहाँ से बढ़ेगी, तो कई सारे डिसीजन ये पेस्ट रेजिस्टेंस और ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटीज को रिकमेंड करना, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करना, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कम लागत में, कम रिसोर्स यूज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना, जो हम आगे के नेक्स्ट अप्रोच में उन चीजों को भी देखेंगे। प्रिसीजन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज को यूज करना, इफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट को यूज करना, जो भी इंटीग्रेटेड अप्रोचेस है, बाकी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, उन सारे तरीकों को अपनाना, या फिर जो आजकल के एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, वर्टिकल फार्मिंग, एक्वापॉनिक्स और एक्वाकल्चर हम जिसको बोलते हैं सॉइललेस मीडियम में फसलों को ग्रो करना, इन तरीकों से को यूज करके हम इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच के थ्रू ALS को बढ़ावा दे सकते हैं। अगला अप्रोच है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। मतलब हमें कम्युनिटी को बेस मान के कुछ चीजें करनी है, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना है, डिसीजन मेकिंग हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, इन सारी चीजों में कम्युनिटी को, ना कि एक पर्सन ओरिएंटेड, एक व्यक्ति को ना मानते हुए पूरे कम्युनिटी के हित के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो वो ये अप्रोच सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फार्मर्स के छोटे छोटे ग्रुप में इकट्ठा आके चीजों को बनाना, जैसे मैंने बात कही थी कि क्लस्टर्स बनाना, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना,
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, उसको बनाना, एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करना, मतलब फार्मर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए प्लानिंग में भी। जनरली क्या होता है, पॉलिसी कोई और बनाता है और इम्प्लीमेंट किसी और के ऊपर की जाती है, तो जिनके लिए पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी है उनका पार्टिसिपेशन रहे वो बनाने में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। तो ये चीज़ें जो है ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच बताता है। तो इसके लिए क्या सजेशंस दिए गए हैं, जॉइंट एफर्ट्स लेने चाहिए रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि कोई भी रिसोर्सेस है, जैसे मैं बात करूं कि वाटर यूज का हो, तो वहां पर हमें पता है कि एक गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर कई सारे किसानों के फील्ड होंगे, कई सारी वाटर बॉडीज होंगी, तो वो सब बारिश का पानी इकट्ठा कैसे किया जाए, उन सब खेतों से ड्रेन निकालना होगा, वो सारा इकट्ठा आके एक जगह मिलेगा, फिर वो मेन चैनल से होते हुए अपना जो भी बड़ा विलेज पॉन्ड वगैरह वहां तक आएगा, फिर वहां पर वो वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग का जो भी है वो तैयार, मतलब वो ऑब्जेक्टिव हमारा सफल होगा। तो इसके लिए ज्वाइंट एफर्ट्स जरूरी है, ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच बताता है। मतलब जो भी चीजें हो कम्युनिटी में आपस में मिल के, आपस में इकट्ठा आके की गई हो, जो हमारी डेमोग्राफी की जो थीम है वही कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में काम करता है कि सारे लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, अपने लिए पॉलिसी बनाना चाहिए, अपने लिए डिसीजंस लेने चाहिए, और आगे चल के जो भी कार्रवाई हम करेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो भी कम्युनिटी के बेस पर ही किए जाना चाहिए, ताकि पूरा लाभ भी पूरे कम्युनिटी के मेंबर्स को मिल सके। तो नेक्स्ट अप्रोच आता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच, जिसमें मैं पहले भी जो बात कर रहा था प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, मतलब यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो जिसमें ड्रोन्स हैं, जीपीएस है, डाटा एनालिटिक्स जिसको जीआईएस हम बोलते हैं, सिमुलेशन मॉडलिंग वगैरह, आप आगे चल के थर्ड ईयर में ये कोर्स पढ़ोगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। टेक्नोलॉजी का यूज हमें किस लिए करना है, वाटर, ये जो भी रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस को कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा या कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन अचीव करने के लिए ये चीजें की जाती है, टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना है। नेक्स्ट अप्रोच है पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अप्रोच। खेती किसानी में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज या फिर जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होता है, अलग अलग तरीके के सपोर्ट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, उसको किसानों को मिलना बहुत जरूरी है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे स्तर से किया जाता है। कई सारे स्कीमें होती है, इंसेंटिव्स देना होता है, फाइनेंशियल हेल्प होता है, लोन देना, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें इसमें आती है, तो उनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही जो मैंने बात की थी कि पॉलिसी, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रोटेक्शन हो, या फिर अपने चीज़ों को मार्केट में बेचने के लिए कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो प्रोवाइड करना। जैसे मंडियों में किसानों को ही दुकानें वगैरह देना जहां से वो अपना प्रोड्यूस का सेलिंग कर सकें। फिर दूसरी बात आती है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है, वो रियल तरीके से किसानों तक पहुंचना। तो या फिर कोई भी रिस्क वगैरह आती है तो उसको और किसानों का डैमेज होता है, तो वहां पर कुछ सपोर्ट, कुछ मदद गवर्नमेंट के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाना, ये बहुत जरूरी है, और वो बताया गया है ये पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट अप्रोच में। नेक्स्ट है जेंडर सेंसिटिव अप्रोच। यहाँ पर जेंडर सेंसिटिव अप्रोच में जनरली होता क्या है कि हम जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भी बात करते हैं, तब वो होता ये है कि एक मेल डोमिनेटिंग एग्रीकल्चर है हमारा। मतलब कम से कम जो हम जो भी लेन देन या वो चीजें करते हैं, प्लानिंग वगैरह, वहां पर मेल का ही डोमिनेंस होता है। ये रियलिटी में जो ग्राउंड लेवल पर वर्क होता है उसमें फीमेल का या फिर वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। खेती किसानी का काम करने में वुमन का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो भी प्लान बनाना, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना, जो वो चीजें जनरली दीज आर डोमिनेटेड बाय मेल्स। तो यहाँ पर ये जेंडर सेंसिटिव अप्रोच ये बताता है कि वुमन को एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास स्किल्स होते हैं, वो खुद रूट लेवल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर जो लाइवलीहुड से रिलेटेड जो भी चीजें है उसमें रूट लेवल में काम करती है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग और वो चीजें ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें अपने जो डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, इन सब में उनको शामिल करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा लेकिन इंडियन कंडीशन में बिल्कुल रहता है किसान का, क्योंकि पहले हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम रही है, सबसिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर रहता था, मतलब जो घर की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हम खेती किसानी करते थे, और बचा कुचा एक सेकंड उड़ता था तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की तरह उसको फिर मार्केट में बेच देते थे। आज का ज़माना कमर्शियल एग्रीकल्चर का है, तो हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करना ही है, लेकिन जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके हमें अच्छी खासी प्राइस भी मिलनी चाहिए, इनकम भी मिलनी चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि जो मार्केट की डिमांड्स हैं, मार्केट क्या चाह रहा है, लोकल मार्केट्स हो या फिर पर्टिकुलर किसी भी जगह की मार्केट्स हो, वहां पर उस मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है, कौन से समय में डिमांड है, उन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और हमारा जो भी प्रोडक्शन का सिस्टम है, जो भी हमारा कंपोनेंट्स है, उसको उस तरीके से रन करें कि पर्टिकुलर मार्केट को एक पर्टिकुलर सीजन में, पर्टिकुलर टाइम में हम उसको कैप्चर कर पाए और हमारा प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू वहां पर मिले। तो यही बताया गया है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में। नेक्स्ट आता है होलिस्टिक लाइवलीहुड अप्रोच। अब होलिस्टिक का मीनिंग क्या है कि कंसिडरिंग द सिस्टम एज अ होल, मतलब सारी चीजों को कंबाइन इकट्ठा ही मानना है हमारे सिस्टम में। जैसे कि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर सर ये, तो लेकिन हम अपने शरीर को एज अ सिंगल ही मानते हैं, एक हमारा एक शरीर है। तो उसी तरीके से एक सिस्टम को जो हमारा लाइवलीहुड का है उसको हमें एक मानना है। जितने भी एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स हम इसमें इन्वॉल्व किए हैं, वो एक इंटीग्रेटेड मोड में, जिनका आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव रहे, इस तरीके से काम करें, सिस्टम मोड में काम करें, ताकि रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बढ़ सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और इनकम मिल सके। ये इस अप्रोच के बिहाइंड उद्देश्य है। अब बात करेंगे फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो पहले हमें समझना है कि फ्रेमवर्क का मीनिंग। फ्रेमवर्क मतलब एक संरचना, एक ढांचा कि जिसके अकॉर्डिंग काम करने के बाद हमारे जो भी गोल्स है, जो उद्देश्य है, उनको हम अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है? टू अचीव द हाईएस्ट बेनिफिट्स इन एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स। तो ये हाईएस्ट बेनिफिट्स पाने के लिए कौन सा ढांचा, कौन सा वर्क प्लान, कौन सा फ्रेमवर्क हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा की गई है। तो अभी शुरू में जो है फ्रेमवर्क के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चल के जो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लाइवलीहुड की फ्रेमवर्क्स के जो हम कुछ कंपोनेंट्स बताएंगे वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो एक दो स्लाइड है मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क का, किसी भी फ्रेमवर्क को जो हम स्टडी करते हैं, किसी की संरचना जो देखते हैं, तो उसका मेन पर्पज क्या होता है कि टू एनालाइज, प्लान एंड इवेल्युएट रूरल लाइवलीहुड्स विथ अ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। जो हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स है, सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना, प्रोडक्टिविटी को अचीव करना और इनकम बढ़ाना, इनको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या चीजें हमें करनी चाहिए, तो उसके बारे में ये फ्रेमवर्क बताता है। तो उसमें फेजेस कौन कौन सी है? फर्स्ट आती है एनालिसिस की फेज, सेकंड होती है प्लानिंग की फेज, और तीसरी होती है इवेल्युएशन की फेज। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो, अब ये एक जनरल फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ, जनरल फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एनालिसिस में क्या चीजें होती है कि एक जहां पर भी हम काम करने जा रहे हैं वहां की करंट सिचुएशन क्या है, उस फील्ड में हमारे पास कितने रिसोर्सेस है, वहाँ के थ्रेड्स क्या है, वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन सारी चीजों के बारे में एनालिसिस किया जाता है कि हमारे पास चीजें है क्या, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या है, और वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस वगैरह है, वो सारी चीजें एनालिसिस में हम पहले मेंशन करते हैं। फिर नेक्स्ट फेज आती है प्लान। अब जो फर्स्ट स्टेज थी एनालिसिस, वहां से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली हम एक प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन बनाते हैं कि कुछ अच्छी चीजें पाने के लिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए,
और एनालिसिस में ये सारे हमारे पास रिसोर्सेस है, तो उनके साथ हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें, उसके साथ किस तरीके से हमारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स गोल्स जो है अचीव हो पाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ इंटरवेंशंस करते हैं, रिसोर्सेस का अलोकेशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी हम लाइवलीहुड का सिस्टम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं या उसको उसके इंटरवेंशंस उसमें कुछ करने की बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पर हमें कुछ बदलाव करने होंगे। इंटरवेंशंस जिसको बोलते हैं हम कि मॉडर्न जो तरीके हैं उनको वहाँ पर हमें अंदर शामिल कराना होगा। फिर वो चीज़ें करने के लिए हमें रिसोर्सेज का अलोकेशन भी करना होगा। वहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़्यादा ही रिसोर्सेज चाहिए, कौन सी चीज़ के लिए कम रिसोर्सेज चाहिए, तो ये रिसोर्स अलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जो फ्रेमवर्क की जो थर्ड पेज आती है उसमें होता है इवैल्यूएशन, मतलब प्लानिंग के दौरान हमने जो भी चीज़ें की, जिस तरीके से भी हमने इम्प्लीमेंट किया उन चीज़ों को, जो भी हम करना चाह रहे थे वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई, उनका प्रोग्रेस किस तरीके से रहा, उस प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, वो प्रोजेक्ट या भी जो भी चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट होने के बाद उसे क्या इम्पैक्ट्स आए, क्या इफेक्ट्स आए, क्या किसी की इनकम बढ़ी, क्या क्या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ी, क्या डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस वहाँ पर कम हुआ, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएशन में देखते हैं। थोड़ा सा डिटेल इसी के बारे में आगे देखते हैं। तो जो एनालिसिस की फेज होती है जिसमें हमने बताया कि हम जो करंट सिचुएशन है हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, किसी भी एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम को हम वहाँ पर बदलाव चाह रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या देखना होगा पहले, या फिर हम किसी को सजेस्ट करने जा रहे हैं कोई भी सिस्टम, तो हमें क्या देखना है पहले, एनालिसिस फेज में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, करंट सिचुएशन क्या है, वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि एनालिसिस फेज में कंपोनेंट्स जो बताए गए हैं, रिसोर्स मैपिंग, मतलब हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेस है। नेचुरल, मैंने कई सारे रिसोर्सेज के बारे में बार बार बात की है। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन, सोशल, फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि कितना है हमारे पास। फिर हम सेकंड कंपोनेंट एज देखते हैं उसमें एनालिसिस में, वल्नरेबिलिटी कंटेस्ट। अब वल्नरेबिलिटी में क्या है कि कौन से थ्रेट्स है वहां पर, जो भी सिस्टम अडॉप्ट करने हम जा रहे हैं वहां पर किन किन चीजों के कारण डैमेज हो सकता है, क्लाइमेटिक चीजों के कारण हो सकता है, मार्केट के कारण हो सकता है, कुछ पॉलिसीज शासन की इस तरीके से चेंज हो जाती है। मान के चलो कि हमने किसी क्रॉपिंग सिस्टम में रिकमेंड कर दिया कि आपको बीटी कॉटन की वैरायटी इंक्लूड करनी है, और अचानक से शासन ने कह दिया कि नहीं, वो 5 सालों तक फार्मर्स ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी बीटी कॉटन को अडॉप्ट करने में, और अचानक से फिर उनको अच्छा खासा उस सिस्टम का स्किल और नॉलेज आ गया, और फिर अचानक से शासन बोल दे कि नहीं अब बीटी कॉटन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जो इंसिडेंट्स चेंजेस होते हैं पॉलिसी में, तो उन चीज़ों की क्या वहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, इन सारी चीज़ों को वल्नरेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। फिर थर्ड कंपोनेंट है इसका एनालिसिस फेज का, लाइवलीहुड एसेट एंड स्ट्रेटजीज, मतलब जो भी हमारे पास जो एसेट्स है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज है, किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन, किस तरीके का रिसोर्स अलोकेशन हम चाह रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर आएगी। फिर सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फीचर्स, मतलब फार्मर्स की कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक में क्या आएगा कि सोशल स्टेटस किसका कैसा है, किस तरीके के समाज की जो है जड़न घड़न वहां पर है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कितना इनकम है, कितने पैसे है, कौन पुअर है, कितने लोग पुअर है, कितने पास सफिशिएंट संसाधन है, और डेमोग्राफिक फीचर में मतलब पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी कितनी है, ये इस तरीके का स्टडी वहां पर किया जाता है। और ये इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आउटकम में लिखा गया है इसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, मतलब हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस को पहचानो, और इनके साथ हमें अपने सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, हमें क्या करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटीज को ढूंढो, कहाँ पर स्कोप है, कहाँ पर पोटेंशियल है, उन चीजों को ढूंढो, और फिर जो थ्रेड्स वहां पर उसको इम्प्लीमेंट करते समय जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, थ्रेड्स आएंगे, उस सिस्टम को कोलैप्स करने के अलग अलग दिक्कतें वहां पर होगी, तो उनका भी एनालिसिस ये सारी चीजों में हम करते हैं, जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं, इन शॉर्ट।
अब जो प्लान फेज होती है, मतलब मैंने जैसे बताया कि हमारे पास जो भी चीजें हैं, रिसोर्सेस वगैरह हैं, उसके बारे में हमने बात कर ली। तो अब हमें एक्चुअल जो लाइवलीहुड को एक अच्छे ढंग से बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम अपने स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट करते हैं। तो उसी कंपोनेंट्स में क्या है कि गोल सेटिंग, आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, आपको क्या करना है। आप जो आप सिस्टम रिकमेंड करने जा रहे हो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड की, उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स उसमें रखे हैं। तो उसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होते हैं। जनरली शॉर्ट टर्म में क्या आता है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़नी है इमीडिएट, हमें प्रोडक्शन बढ़ना है इमीडिएट, हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ना है इमीडिएट, इस तरह के शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट्स वहां पर देखे जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में फिर जो है कि आपकी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी या फिर बड़े बड़े टारगेट्स जैसे पोवर्टी को एलिमिनेट करना है, इस तरीके से एक या फिर ओवरऑल कंट्री का एक लिविंग स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है। तो इस तरीके से बड़े बड़े गोल लॉन्ग टर्म्स में रखे जाते हैं। फिर सेकंड फेज में इसके कंपोनेंट है इंटरवेंशंस एंड स्ट्रेटजीज। जो लाइवलीहुड सिस्टम की हम बात करें, उसमें हम क्या चीजें नई डालने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें क्या क्रॉप में कुछ डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। पहले किसान कुछ फसलें लगाता था, हाँ, या फिर सिंगल मोनोक्रॉपिंग करता था, तो हम उसको बता रहे हैं कि नहीं भाई, इसको हटा दो और 2-3 फसलें और लगा लो। या फिर कोई दूसरे एग्रीकल्चर इंटरवेंशंस है, दूसरे कंपोनेंट्स है, उसको हमें इंक्लूड करना है। या फिर नॉन एग्रीकल्चरल दूसरे तरीके हैं, बिजनेसेस है, इंटरप्राइजेस है, उसको इंक्लूड करना है। तो इन स्ट्रेटजीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है इंटीग्रेटेड मोड में। उसके बाद आता है तीसरा रिसोर्स अलोकेशन। तो मतलब कौन से रिसोर्सेस किसको देने, कितने रिसोर्सेस किस कंपोनेंट को देने हैं, इसकी प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं रिसोर्स अलोकेशन में। और फिर पार्टनरशिप एंड स्टेक होल्डर्स, मतलब जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर हो गया, बीच में मार्केट के जो अलग अलग लिंकेज हो गए, वो लोग आ गए, इन चीज़ों को बढ़ावा देने वाले, चाहे एनजीओज हो, प्राइवेट सेक्टर हो, लोकल कम्युनिटीज हो, और फाइनली हमारा कंज्यूमर हो। तो ये जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हर प्रोडक्शन सिस्टम में आते हैं, इनके आपस में कोलैबोरेशन हो, पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए कुछ चीज़ें करना, ये इसका कंपोनेंट होता है। और यहाँ पर हम एक नटशेल में क्या बताएंगे कि प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं, कि प्लानिंग फेज क्या होता है, कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होता है विथ क्लियर गोल्स, इंटरवेंशंस एंड टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब एक डेफिनाइट टाइमलाइन में हमें सारी चीजें अचीव करनी है। हमें टारगेट रखना है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल में हमने जो भी टारगेट्स रखे हैं, जो भी कम्युनिटी के सुधार के, किसानों की इनकम बढ़ाने के, किसानों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की, ये और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने की जो भी टारगेट्स हमने रखे हैं, एक टाइम बाउंड होते हैं। तो समय के अकॉर्डिंग वो छोटे छोटे टारगेट्स हम कैसे अचीव करते जा रहे हैं, ये सारी चीजों को इस प्लान फेज में देखा जाता है। और लास्ट फेज आता है इवैल्यूएशन फेज। यहाँ पर जो चीजें हमने की है एक्चुअली हमारे लाइवलीहुड सिस्टम में, जो इंटरवेंशंस हमने किए थे, जो बदलाव हमने किए थे, जो नए कंपोनेंट्स हमने डाले थे, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये इवैल्यूएशन फेज में आता है। साइड बाय साइड हम उनका टाइम टू टाइम उसका मॉनिटर भी करते हैं सिस्टम को। मतलब उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर मॉनिटरिंग द सिस्टम। तो इन इंडिकेटर्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रॉप यील्ड, इनकम लेवल्स, मार्केट एक्सेस, कितना बेचा जा रहा है, कहाँ पर बेचा जा रहा है, फिर उसका इम्पैक्ट क्या आ गया। जो लाइवलीहुड सिस्टम हमने सजेस्ट की थी, उसके कारण आपके वहाँ की इनकम कितनी बढ़ी लोगों की, उनमें रिजिलेंस कितना आ गया, मतलब और दूसरी चीज़ ये है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को हमने कितना अचीव किया। तो इन चीज़ों को इम्पैक्ट असेसमेंट में देखा जाता है। फिर फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि जो बेनिफिशियरीज होते हैं, जो कम्युनिटीज होते हैं, तो उनका फीडबैक लिया जाता है कि आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके की अचीवमेंट्स आपकी हो गई। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म में इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर अगर वो इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद वो सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, फीडबैक में भी बताया जाता है किसानों के द्वारा कि नहीं, ये सिस्टम बहुत अच्छा था, तो फिर उसकी आती है सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मतलब सस्टेनेबिलिटी पहले एसेस होगी, और उसके बाद अगर ये सारी जो हमारे अलग अलग तरीके के हमने लगाए थे उसमें, या फिर जो टारगेट्स रखे थे, वो अगर हमारे टारगेट्स अचीव होते हैं, तो बात आती है स्केलेबिलिटी की। मतलब अब इसको हम और बड़े पैमाने पर करें,
और अन्य किसानों की यहाँ पर करें। अपने जो जोन है उस जोन के अलावा बाकी जोन में भी करना शुरू कर दे। तो ये सारी चीजें इसमें आती है इवेल्युएशन फेज में। और इसका आउटकम में क्या बताया गया है, डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस, लेसन लर्न एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। जो भी चीजें हम प्रैक्टिकली उसमें से सीखे हैं, जो अचीवमेंट्स हमने की है, तो उसको एक रिकमेंडेशन के फॉर्म में ले जाना, ताकि अन्य लोग भी, बाकी फार्मर्स भी उसको, उस सिस्टम को अडाप्ट कर सकें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है कि हमारी ALS का जो फ्रेमवर्क है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पिछले 2-3 जो स्लाइड्स थी, जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। लेकिन ये एज पर योर सिलेबस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके ALS फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स, कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इनको हमें मेंशन करना, आंसर में लिखना आना चाहिए। तो एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला तो है एसेट्स, और मैंने एसेट्स में, या फिर जिसको हम कैपिटल भी बोलते हैं, उसमें कई सारे कैपिटल्स की बात की थी कि आपके नेचुरल कैपिटल हो गए, जो नेचुरल रिसोर्सेस आपके पास हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, सॉइल फर्टिलिटी, फॉरेस्ट, रिवर, और जो भी बाकी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को या फिर आपकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करती है, वो सारी चीजें आपके ये एसेट में, नेचुरल एसेट्स में आ जाएंगे। फिर होता है ह्यूमन एसेट्स, जिसमें हमने बताया कि आपके पास ह्यूमन पावर तो है, लेकिन उस ह्यूमन पावर के पास किस तरीके से स्किल्स है, नॉलेज उनको है, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो ये भी एक कंपोनेंट होता है ALS फ्रेमवर्क का विद इन एसेट। फिर आता है सोशल रिसोर्सेस या फिर सोशल एसेट्स, जिसमें हम बात करते हैं कि जो कम्युनिटी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, या लोग हैं, या लाइवलीहुड के जो पार्ट्स हैं, उनमें आपस में किस तरीके का कोलैबोरेशन है, किस तरीके का नेटवर्क है, रिलेशनशिप है, और वो जो भी अगर हमें कोई कलेक्टिव एक्शन लेना है तो किस तरीके से इकट्ठा आते हैं और अपने गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल एसेट्स में आती है। फिर फाइनेंशियल एसेट्स, जहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आपके जो फार्मिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, या रिस्क मैनेज करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पर आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो इंडिकेट यहाँ पर हो रही है कि उसमें क्या आएगा कि आपकी मॉनेटरी रिसोर्सेस, आपके पास पैसे कितने हैं, जैसे आपकी सेविंग हो गई, आपका इनकम हो गया, क्रेडिट फैसिलिटीज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, ये इंडिकेट करती है फाइनेंशियल एसेट्स को। और फिर इसमें आते हैं फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स में मतलब आपके पास क्या टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज की फैसिलिटीज, वो चीज़ें अवेलेबल हैं। ये सारे विद इन एसेट ALS फ्रेमवर्क के कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हमें अपने ALS के कोई अच्छा ALS अगर हम रिकमेंड करने जा रहे हैं, सजेस्ट करने जा रहे हैं, या ALS की इंप्रूवमेंट की बात हम करने जा रहे हैं, तो एज अ एसेट इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी जाके हम एक अच्छा फ्रेमवर्क रिकमेंड कर सकेंगे, एक अच्छी रूपरेखा या ढांचा संरचना हम ALS के लिए बना सकेंगे। फिर सेकंड कंपोनेंट आता है लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज। लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज में मतलब जो भी बिजनेसेस, जो भी कंपोनेंट्स हम लाइवलीहुड के लिए रखने जा रहे हैं, वो सारे इसमें आते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का एज अ प्राइमरी एक्टिविटी। ये प्राइमरी एक्टिविटी होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, क्रॉप कल्टीवेशन होता है, लाइव स्टॉक रेयरिंग होता है, मिक्स फार्मिंग वगैरह बाकी कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। फिर यहाँ पर हम डाइवर्सिफिकेशन कितना रखे हैं, मतलब जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी उसके साथ बाकी कंपोनेंट्स, जैसे स्मॉल स्केल बिजनेस, आर्टिजन वर्क, ट्रेड, या फिर सीजनल लेबर, इस तरीके के कितने कंपोनेंट्स हमारे लाइवलीहुड सिस्टम में रखे हुए हैं, ये डिनोट्स करता है डाइवर्सिफिकेशन को। फिर आता है माइग्रेशन की बात, तो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, जो रूरल पीपल्स है जो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है फ्रेमवर्क रिकमेंड करते समय। उसके बाद आता है थर्ड कंपोनेंट
वल्नरेबिलिटी एंड रिजिलियंस, मैं बार बार इस पर बात कर चुका हूँ कि किस तरीके के रिस्क उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर्टिकुलर एरिया में है, और उसके लिए हमारे रिजिलियंस पाने के लिए, उसको उस शॉक को एब्सॉर्ब करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज हमारे पास है, किस तरीके का सपोर्ट है, किस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। फिर होता है एक्सेस एंड कंट्रोल। अब एक्सेस एंड कंट्रोल में हम बात करते हैं कि जनरली एक्सेस टू रिसोर्सेस, मतलब जो भी हाउस होल्ड हम अपने लाइवलीहुड सिस्टम का पार्ट मान रहे हैं, उनमें कितनी कैपेसिटी है कि नेचुरल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और सोशल रिसोर्सेस जो होते हैं, उनको पाने की उनकी कितनी एबिलिटी है, कितना फ्री एक्सेस है उनको, कितना यूनिफॉर्म है, या फिर हम जिसको बोलेंगे इक्वल एक्सेस है अदर कम्युनिटी के साथ। तो वो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है फ्रेमवर्क बनाते समय। फिर और फिर कंट्रोल में बात आती है कि कंट्रोल कौन कर रहा है इन सारे रिसोर्सेज को, कंट्रोल कौन कर रहा है। कि जनरली जो होता है, जो एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है, वो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करती है, लेकिन उसके अलावा लैंड वगैरह जो रिसोर्सेज होते हैं, उस पर अपना अपना प्राइवेट ऑनरशिप उसके लिए होती है। तो उसमें भी वो ऑनरशिप किस तरीके की है, टिनरल है या परमानेंट है, वो चीज़ें फ्रेमवर्क में ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। फिर पांचवी चीज आती है पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कि एग्रीकल्चर में सब्सिडीज देना, प्राइस सपोर्ट, जैसे मैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की बात कर रहा था, या फिर जो आपके टैक्सेस और रेवेन्यूज के लॉज होते हैं, वो चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर फार्मर्स के वेलफेयर्स के लिए किस तरीके के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, कौन सी स्कीमें लॉन्च की जा रही है, तो इन सब में वो सब पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर कंसिडर की जाती है। उसके बाद आता है मार्केट एक्सेस। जो हमने बात कही थी कि मार्केट की फैसिलिटीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटी छोटी मंडियाँ किस तरीके से डेवलप हुई है, वहाँ पर लोगों को बेचने की किस तरीके से परमिशन है, क्या उनको फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिलती है अपना प्रोडक्ट ले जाने के लिए, किस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस में ध्यान में रखी जाती है। फिर आता है जो नेक्स्ट कंसिडर में रखने वाली, मतलब एएलएस फ्रेमवर्क में एज हम उसको कंपोनेंट मानेंगे, वो है आउटकम्स एंड इम्पैक्ट। मतलब जो भी एएलएस की सिस्टम हमने फॉलो की थी, उसका इफेक्टिवनेस क्या है, वो इफेक्टिवनेस हमें कहाँ से दिखेगा, उसके आउटकम और इम्पैक्ट्स के दिखेगा। और कोई भी आउटकम या फिर इम्पैक्ट देखने के लिए कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो फूड सिक्योरिटी, हमने कितनी किस तरीके से फूड सिक्योरिटी मैनेज की, जो हमारा जो एएलएस है, वो हाउ इट इज एबल टू अचीव द फूड सिक्योरिटी, देन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, देन इनकम जनरेशन, इनकम बढ़ाने की उसमें क्या कैपेसिटी है। फिर बाकी जो चीज़ें लाइवलीहुड के कंपोनेंट्स हैं उसमें आ जाएगी कि इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस थ्रू बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन फैसिलिटीज एंड एक्सेस टू बेसिक रिसोर्सेस और बेसिक सर्विसेज विद इन द रूरल एरिया। तो ये सारी चीज़ों पर किस तरीके से असर पड़ा, ये एक कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट एएलएस फ्रेमवर्क में ध्यान में रखा जाता है। फिर बात फिर से आती है सस्टेनेबिलिटी की, कि आपका जो एएलएस का जो एएलएस है, जो एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का सिस्टम है, वो आपको किस किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी अचीव करने में हेल्प कर रहा है। जैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गई, कि आपकी जो भी बाकी चीज़ें थी वहाँ पर, उनको डैमेज नहीं हुआ, और आपने कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो की, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इस तरीके से प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इस तरीके की चीज़ें हमने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को पाने के लिए उसमें इंक्लूड की थी। फिर नेक्स्ट बात आती है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि हम जो भी एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का सिस्टम रिकमेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ये अपना फाइनेंशियल गेन का अश्योरेंस होना चाहिए, आपकी इनकम बढ़ती होनी चाहिए, और रिसोर्सेज का डिप्लीशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है सोशल सस्टेनेबिलिटी की, कि सोशल सस्टेनेबिलिटी मतलब जो कम्युनिटी में जो दरारें पड़ी है, पुअर, जो गरीब एंड अमीरों के बीच में खाइया है, एक कम्युनिटीज को, कास्टिज्म को लेके, रिलीजियनिज्म को लेके जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में,
तो उनको किस तरीके से एड्रेस कर रही है, उनको कैसे हटा रही है। क्योंकि बात यह है कि अगर समाज में प्रॉस्पेरिटी आती है तो अपने आप ये सारी जो फालतू की चीजें वो अपने आप हट जाएगी। तो हमारी सिस्टम का वो ऑब्जेक्टिव भी है और उसको हमें ध्यान में भी रखना है जब भी हम किसी भी रीजन के लिए एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम का स्टडी या फिर उसके लिए रिकमेंडेशंस हम करने जा रहे हैं। तो ऑल दिस आर दी पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम्स फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर एक समरी फॉर्म में, टेबल फॉर्म में दिया गया है कि आपके क्या क्या मतलब, जैसे मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताई थी, फ्रेमवर्क का कंसेप्ट समझाया था। वहां पर 3 फेजेस होती है, एनालिसिस की फेज, प्लान की फेज और इवेल्युएशन की फेज। तो एएलएस के लिए कोई भी एएलएस अगर हमें बनाना है, कोई रिकमेंड करना है, तो वहां पर हम फ्रेमवर्क में क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज शामिल करते हैं। तो एनालिसिस में क्या आएगा कि एसेस रिसोर्सेज, जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं उनका असेसमेंट करना, कितने हैं, क्या है, कैसे। फिर वल्नरेबिलिटीज का असेसमेंट करना, फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का असेसमेंट करना, और वहां से हमें क्या मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट सिचुएशन, एक्चुअली क्या एग्जिस्टेंस है, ये एनालिसिस से पता चलता है कि करंट सिचुएशन क्या है। फिर इसके अकॉर्डिंगली जब हमें करंट सिचुएशन पता चलती है तो हम क्या करते हैं, प्लान फेज में जाते हैं। तो प्लान पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स सेट करते हैं, अपना एक इंटरवेंशंस, मतलब वहां पर क्या क्या चीजें करनी है, एएलएस में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, किस किस तरीके से रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए, उसके बारे में सोचते हैं, वो चीजें करते हैं। तो फिर उसमें से क्या आता है, वो एक्चुअली अल्टीमेटली क्या होता है, एक एक्शनेबल प्लान होता है विद क्लियर गोल्स, हमें क्या अचीव करना है, उसके लिए हमारा एक एक्शन प्लान होता है। तो उसको जब हम एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते जाते हैं तो थर्ड फेज में उसका इवेल्युएशन भी करना है, मतलब उसका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है, वहां पर उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, किस तरीके से इनकम बढ़ रही है, सोशल इक्वलिटी और वो सारी चीजें वहां पर आ रही है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अचीव हो रही है, उन सारी चीजों का हम इवेल्युएशन करते हैं। तो वह उसके बेसिस पर हमें क्या आउटकम मिलता है, रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस एंड अपडेटेड इंटरवेंशंस, मतलब हमने जो भी वहां पर इंटरवेंशंस किए थे एएलएस में, तो वो किस तरीके से काम करते हैं। और इसके बाद आता है स्केलेबिलिटी का फेज, मतलब अगर हमारी एएलएस एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है तो हम बाकी रीजन के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, बाकी विलेजेस के लिए भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, इसको थोड़ा सा नट शेल में समराइज कर लेते हैं। तो शुरू से हमने देखा कि एएलएस में क्या होता है, अलग अलग चीजों का एग्रीकल्चर को बेस मान के जो बाकी भी वेज है उनका इंटीग्रेशन होता है, लाइवलीहुड के बाकी जो वेज होते हैं उनको हम इंटीग्रेशन करते हैं, और जहाँ से रूरल डेवलपमेंट इसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है। फिर इसमें हमने अप्रोचेस की बात की, मल्टीपल अप्रोचेस है, एग्रो इकोलॉजी, डाइवर्सिफिकेशन, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम अप्रोच, ऐसे कई सारे अप्रोचेस हमने देखे। तो वो क्या कर सकते हैं, एक डाइवर्सिटी इंक्लूड कर रहे हैं, और वहां से हम अपने चैलेंजेस को हटा के, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हटा के अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि एएलएस के फ्रेमवर्क के बारे में, जो भी एनालिसिस, प्लान और इवैल्यूएशन 3 पेजेस में हम एएलएस का फ्रेमवर्क बनाएंगे। और फ्रेमवर्क के जो जो कंपोनेंट्स हमने देखे थे, तो वो कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, दे आर इंश्योरिंग अबाउट द सिस्टमेटिक एंड होलिस्टिक इंप्रूवमेंट ऑफ रूरल लाइवलीहुड्स। और ये सारी चीजें करने के बाद हम किसके लिए होपफुल है, टू अचीव द सस्टेनेबिलिटी, resilience and inclusivity through the एएलएस के माध्यम से ये सारी चीजें हम अचीव करना, यही हमारा फाइनल गोल है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट हो गया, वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं समझाते। और दूसरी एक चीज मुझे यहाँ पर बतानी थी कि कुछ आज की क्लास में हमने आपको जो एग्रीकल्चर की क्लास मैंने ली थी सुबह, वहां पर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है। तो बाकी जो हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस और ये फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं यहीं पर एक मैसेज दे रहा हूँ कि आपको भी वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक लिखना है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट से पूछ लीजिए कि क्या सजेशंस मैंने दिए हैं, जो पहले 3 एक्सरसाइजेस आपको लिखने के लिए मैंने कहा था रिकॉर्ड बुक में, उसमें मैंने आज क्या चीजें बताई है, आप अपने एग्रीकल्चर के फ्रेंड से पूछ लीजिए। उस तरीके से उन 3 एक्सरसाइजेस को इम्प्रूव करना है, जो एग्रीक्लाइमेटिक जोन्स और वो डॉक्टर मयंक ने जो एक असाइनमेंट दिया था उसके बारे में थे।
दूसरा मैंने आज और एक टास्क आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का हमारा जो मॉडल है यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पर फील्ड विजिट के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा। एज एग्रीकल्चर कॉलेज के दोनों प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों बैचेस की वहाँ पर हुई है। वहाँ पर विजिट करने के बाद जब भी आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लास है, पर्टिकुलरली फॉर हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको प्रैक्टिकल क्लास के लिए वहाँ पर आना है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के यूनिट में। मैं या तो खुद रहूंगा या फिर मेरे पीएचडी के स्टूडेंट्स रहेंगे। वो आपको पूरा आइडिया उस फार्मिंग सिस्टम मॉडल का आपको दे देंगे। वहाँ पर अलग अलग जगहों पर फ्लेक्स पर इंफॉर्मेशन लिखी गई है। आपको पूरे उस यूनिट को समझना है और उसका थोड़ा सा एनालिसिस, आप उसमें से क्या समझ गए हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको इंक्लूड करके एक एक्सरसाइज उसमें लिखनी है। फिर वहाँ पर हमने जो रिकमेंड मॉडल्स किए हैं, जैसे मैंने बताया था कि पिछले 6-7 साल से वहाँ पर रिसर्च हो रही है, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो वहाँ पर मैंने डिस्प्ले करा के रखे हैं। उसको आप पढ़िए, समझिए और अपने नोटबुक में लिखिए। उसको भी हमें बताना है कि बुंदेलखंड का जो पर्टिकुलर क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वहाँ पर ये एग्जिस्टिंग हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का जो या फिर हम जिसको रिकमेंडेड मॉडल बोलेंगे, वो किस तरीके से काम कर रहा है। एक्चुअली 3 मॉडल्स हमने रिकमेंड किए हैं, उसको आपको बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना है और उन सारी चीज़ों को अपने रिकॉर्ड बुक में लिखना है। इसको आप अच्छे से समझिए और अगले वीक में जो है आपके जितने भी एक्सरसाइजेस हुए हैं उसको हम चेक करेंगे आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।